हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए पृथ्वीराज चौहान जी के इतिहास को लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। तो आइए जानते हैं पृथ्वीराज चौहान जी के इतिहास के बारे में। पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें आमतौर पर पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, ये चौहान वंश के राजा थे। उन्होंने वर्तमान उत्तर पश्चिमी भारत में पारंपरिक चौहान क्षेत्र सपादलक्ष पर शासन किया। उन्होंने वर्तमान में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर भी नियंत्रण किया। उनकी राजधानी अजयमेरू, जो कि आधुनिक युग में अजमेर में स्थित थी। हालांकि मध्ययुगीन लोग ने उन्हें भारत के राजनीतिक केंद्र दिल्ली के राजा के रूप में वर्णित किया है, जो उन्हें पूर्व इस्लामी भारतीय शक्ति के प्रतिनिधि के रूप में चित्रित करते हैं। शुरुआत में पृथ्वीराज ने कई पड़ोसी हिंदू राज्यों के खिलाफ सैन्य सफलता हासिल की। विशेष रूप से वह चंदेल राजा परमदीर के खिलाफ सफल रहे थे। गौरी राजवंश के शासक मोहम्मद गौरी के प्रारंभिक आक्रमण को भी रोका। हालांकि 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में गौरी ने पृथ्वीराज को हराया और कुछ ही समय बाद उन्हें मार डाला। तराइन में उनकी हार को भारत की इस्लामी विजय में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जाता है और कई अर्थ पौराणिक लेखनों में इसका वर्णन किया गया है। इनमें सबसे लोकप्रिय पृथ्वीराज रासो है, जो उन्हें राजपूत राजा के रूप में प्रस्तुत करता है। पृथ्वीराज चौहान जी का जन्म सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी के घर हुआ था। पृथ्वीराज और उनके छोटे भाई हरिराज दोनों का जन्म गुजरात में हुआ था, जहां उनके पिता सोमेश्वर को उनके रिश्तेदारों ने चालुक्य दरबार में पाला था। पृथ्वीराज गुजरात से अजमेर चले गए। जब पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके पिता सोमेश्वर को चौहान राजा का ताज पहनाया गया। सोमेश्वर की मृत्यु 1177 में हुई थी, जब पृथ्वीराज लगभग 11 वर्ष के थे। पृथ्वीराज, जो उस समय नाबालिग थे, उन्होंने अपनी मां के साथ राजगद्दी पर विराजमान हुए। पृथ्वीराज के पूर्ववर्तियों ने 12वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर कब्जा करने वाले मुस्लिम राजवंशों के कई हमलों का सामना किया था। 12वीं शताब्दी के अंत तक गजनी आधारित गौरी वंश के चौहान राज्य के पश्चिम क्षेत्र को नियंत्रित कर लिया था। 1175 में जब पृथ्वीराज एक बच्चा था, मोहम्मद गौरी ने सिंधु नदी को पार किया और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। 1178 में उसने गुजरात पर आक्रमण किया, जिस पर चालुक्यों का शासन था। चौहानों को गौरी आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि गुजरात के चालुक्यों ने 1178 में कसरावत के युद्ध में मोहम्मद को हरा दिया था। अगले कुछ वर्षों में मोहम्मद गौरी ने पेशावर, सिंध और पंजाब को जीतते हुए चौहानों के पश्चिम में अपनी शक्ति को मजबूत किया। उन्होंने अपना अड्डा गजनी से पंजाब कर दिया और अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्व की ओर करने का प्रयास किया। इससे उन्हें पृथ्वीराज के साथ संघर्ष में आना पड़ा। मध्यकालीन मुस्लिम लेखकों ने दोनों शासकों के बीच केवल 1 या 2 लड़ाइयों का उल्लेख किया है और तारीख फरिश्ता में तराइन की 2 लड़ाइयों का जिक्र है। जमी उल हिकाया और ताज उल मासिर ने तराइन की केवल दूसरी लड़ाई का उल्लेख किया गया, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई थी। हालांकि हिंदू और जैन लेखकों का कहना है कि पृथ्वीराज ने मारे जाने से पहले कई बार मोहम्मद को हराया था। जैसे कि हमीर महाकाव्य दावा करता है कि दोनों के बीच 9 लड़ाइयाँ हुई। पृथ्वीराज प्रबंध में 8 का जिक्र है। प्रबंध कोश 21 लड़ाइयों का दावा करते हैं, जबकि प्रबंध चिंतामणि 22 बतलाता है, जबकि यह लेखन संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। यह संभव है कि पृथ्वीराज के शासनकाल के दौरान गौरियों और चौहानों के बीच 2 से अधिक मुठभेड़ हुई। 1190 से 1191 के दौरान मोहम्मद गौरी ने चौहान क्षेत्र पर आक्रमण किया और तबरा हिंद ताबरे हिंद पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इसे 1200 घुड़सवारों के समर्थन वाले जियाउद्दीन तालुक के काजी के अधीन रखा। जब पृथ्वीराज को इस बारे में पता चला तो उसने दिल्ली के गोविंद राजा सहित अपने सामंतों के साथ तबरहिंदा की ओर प्रस्थान किया। तबरहिंदा पर विजय प्राप्त करने के बाद मोहम्मद की मूल योजना अपने घर लौटने की थी, लेकिन जब उन्होंने पृथ्वीराज के बारे में सुना तो उन्होंने लड़ाई का फैसला किया
वह एक सेना के साथ चल पड़े और तराइन में पृथ्वीराज की सेना का सामना किया। आगामी लड़ाई में पृथ्वीराज की सेना ने निर्णायक रूप में गौरियों को हरा दिया और अपनी हार का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी ने तैयारी करने लगा। तबकात-ए-नशीरी के अनुसार उन्होंने अगले कुछ महीनों में 1,20,000 चुनिंदा अफगान, ताजिक और तुर्क घुड़सवारों की एक सुसज्जित सेना इकट्ठा की। इसके बाद उन्होंने जम्मू के विजय राजा द्वारा सहायता से मुल्तान और लाहौर होते हुए चौहान राज्य की ओर प्रस्थान किया। पड़ोसी हिंदी राजाओं के खिलाफ अपने युद्धों के परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज के पास कोई भी सहयोगी नहीं था। उन्होंने गौरियों का मुकाबला करने के लिए एक बड़ी सेना इकट्ठा करने का कामयाबी हासिल की। फिर उन्होंने अपने बल का नेतृत्व किया और चौहानों पर हमला किया। उन्होंने पृथ्वीराज को निर्णायक रूप में हराया। पृथ्वीराज ने एक घोड़े पर भागने की कोशिश की, लेकिन सरस्वती किले के पास उसे पकड़ लिया गया और उसके बाद गौरी ने कई हजार रक्षकों की हत्या करने के बाद अजमेर पर कब्जा कर लिया, कई और लोगों को गुलाम बना लिया और शहर के मंदिरों को नष्ट कर दिया। अधिकांश मध्ययुगीन स्रोत में कहा गया है कि पृथ्वीराज को चौहान राजधानी अजमेर ले जाया गया, जहां मोहम्मद ने उसे गौरियों के अधीन राजा के रूप में बहाल करने की योजना बनाई थी। इसके बाद पृथ्वीराज ने मोहम्मद के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके उपरांत उन्हें मार दिया गया। पृथ्वीराज रासों का दावा है कि पृथ्वीराज को एक कैदी के रूप में गजनी ले जाया गया और अंधा कर दिया गया। यह सुनकर कवि चंद्रबरदाई ने गजनी की यात्रा की और मोहम्मद गौरी को चकमा दिया, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद की आवाज़ की दिशा में तीर चलाया और उसे मार डाला। कुछ ही समय बाद पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे को मार डाला। यह एक काल्पनिक कथा है जो ऐतिहासिक साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी ने 1 दशक से अधिक समय तक अपना शासन करना जारी रखा। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को मेरा यह वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ राखी फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।